कल्पना कीजिए कोई इंसान अपने उसी पुश्तैनी घर के आंगन में सुकून से बैठा है जहां उसका पूरा परिवार पिछले शायद 20 या 30 साल से रह रहा है। वहां की हर ईंट से उसकी यादें जुड़ी हैं। बिल्कुल। एक बहुत ही आम ग्रामीण दृश्य है ये। हाँ, और अचानक एक दिन दरवाजे पर एक सरकारी गाड़ी रुकती है और उसके हाथ में एक नोटिस थमा दिया जाता है। नोटिस में लिखा होता है कि ये घर अवैध है, इसे 15 दिन के भीतर तोड़ दिया जाएगा। और सिर्फ तोड़ा ही नहीं जाएगा, बल्कि उस व्यक्ति पर तुरंत एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। अरे बाप रे! मतलब एक पल में ऐसा लगता है जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। ऐसा लगता है कोई बहुत बुरा सपना चल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में ये कोई सपना नहीं है, बल्कि हर रोज की हकीकत है। जी, और ये एक ऐसी हकीकत है जो अचानक सामने आती है, लेकिन अगर आप देखें तो इसकी जड़ें हमारे प्रशासनिक और कानूनी ढांचे में बहुत गहराई तक फैली हुई हैं। सही कहा आपने। अक्सर जब हम किसी समस्या की बात करते हैं, जैसे किसी मेडिकल डायग्नोसिस की ही बात ले लीजिए, वहां एक तरह की सटीकता होती है ना। हाँ, बिल्कुल। अगर हड्डी टूट जाए तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद लाइन बिल्कुल साफ दिख जाती है और डॉक्टर तुरंत बता देता है कि समस्या कहाँ है। ये स्पष्टता सुकून देती है। लेकिन जैसे ही हम ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन, ग्राम सभा और राजस्व विवादों की दुनिया में कदम रखते हैं, वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। वो इसलिए क्योंकि वहां कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, सब कुछ बहुत धुंधला और जटिल हो जाता है। बिल्कुल। और इसी धुंध को साफ करने के लिए आज हम इस गहरे विश्लेषण यानी अपने इस विस्तृत चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे पास आज जो स्रोत हैं वे एक बहुत ही गहन कानूनी ब्रीफिंग दस्तावेज पर आधारित हैं। जी। और हमारा आज का विषय है उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा की भूमि पर आवास और उससे जुड़े कानूनी विवाद। हमारा मिशन सिर्फ कानूनी किताबों की कुछ नीरस धाराओं को पढ़ना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो कोई भी कर सकता है। सही बात है। हमारा असल उद्देश्य उस भूल भुलैया को समझना है जिसमें देश की एक बहुत बड़ी ग्रामीण आबादी अक्सर अनजाने में फंस जाती है, और वो भी बिना अपनी किसी गलती के। जी, हम ये समझना चाहते हैं कि कैसे राजस्व अधिकारी बेदखली के नोटिस जारी करते हैं, इसके पीछे असली कारण क्या होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कानून के भीतर ही छिपे हुए वे कौन से अचूक बचाव हैं जो किसी बेघर को उसका हक दिला सकते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम इस विवाद के जड़ में जाएं, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि लोग ग्राम सभा की जमीन पर घर बनाते ही क्यों हैं। हाँ, मतलब कोई जानबूझकर तो मुसीबत मोल नहीं लेगा। एकदम सही। स्रोत दस्तावेज ये बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि ये हमेशा कोई जानबूझकर किया गया आपराधिक अतिक्रमण नहीं होता है। इसकी जड़ें बहुत ही गहरी सामाजिक और पारिवारिक मजबूरियों में होती हैं। एक बहुत ही आम ग्रामीण परिदृश्य की कल्पना करें। एक परिवार है, समय के साथ परिवार बढ़ता है, मान लीजिए एक पिता के 4 बेटे हो जाते हैं। और फिर उन बेटों के भी अपने परिवार होंगे। जी, तो जो पुराना पुश्तैनी घर था वो अब उनके रहने के लिए बहुत छोटा पड़ चुका है। अब जब घर के भीतर पांव पसारने की जगह ही नहीं बचती, तो ग्रामीण मजबूर होकर गांव के किनारे खाली पड़ी ग्राम सभा की भूमि पर एक कच्चा या पक्का कमरा बना लेते हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे एक छोटे से गमले में कोई पेड़ बड़ा हो रहा हो। बहुत सही उदाहरण है ना? जब पेड़ की शाखाएं फैलेंगी और उससे जगह नहीं मिलेगी तो जड़ें मजबूरी में उस गमले को तोड़कर बाहर आ ही जाएंगी। उन जड़ों के पास कोई और विकल्प नहीं बचता। और आपको बताऊं, कानून इस मजबूरी को एक हद तक समझता भी है, लेकिन स्रोत एक और बहुत गंभीर पहलू की तरफ इशारा करता है। वो क्या? हर बार अतिक्रमण सिर्फ मजबूरी का परिणाम नहीं होता। कई बार इन कानूनी कार्यवाहियों के पीछे एक प्रशासनिक दुराशय होता है, मतलब प्रशासन की तरफ से जानबूझकर की गई दुर्भावना। प्रशासनिक दुराशय? क्या इसका मतलब ये है कि प्रशासन के लोग अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, दुर्भाग्य से ऐसा ही है। दस्तावेज साफ तौर पर बताता है कि कई मामलों में स्थानीय भूमि प्रबंधक समिति या जो राजस्व अधिकारी होते हैं, जैसे कि लेखपाल, हाँ, वो केवल रिश्वत या उत्कोच प्राप्त करने के उद्देश्य से ही बेदखली के नोटिस जारी कर देते हैं। मतलब सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए? बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति पैसे दे देता है तो फाइल वहीं दब जाती है। लेकिन बात सिर्फ भ्रष्टाचार तक नहीं रुकती, इसमें व्यक्तिगत और राजनीतिक द्वेष की भूमिका भी बहुत बड़ी होती है। अच्छा, वो कैसे? मान लीजिए गांव का कोई व्यक्ति स्थानीय सत्ता या प्रधान के खिलाफ खड़ा हो रहा है। एक हथियार की तरह किया जाता है। अरे बाप रे!
ये सच में एक बहुत ही डरावनी तस्वीर है। और स्रोत ये भी बताता है कि प्रशासन का ये हमला कोई सामान्य चेतावनी नहीं होती है, बल्कि एक दोहरी कानूनी तलवार है। हाँ बिल्कुल, एक साथ दो तरफ से वार किया जाता है और यही वो बिंदु है जहां एक आम इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। तो ये दो तरफा वार होता कैसे, थोड़ा समझाइए। देखिए, जब किसी पर ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप लगता है तो प्रशासन दो अलग-अलग रास्तों से हमला करता है। पहला रास्ता है राजस्व कार्रवाई। ये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के तहत की जाती है। इसमें गांव का लेखपाल तहसीलदार को एक रिपोर्ट सौंपता है कि फला व्यक्ति ने सरकारी जमीन घेर ली है। ठीक है। इसके बाद तहसीलदार उस व्यक्ति को नोटिस जारी करता है जिसमें साफ लिखा होता है कि अपना कब्जा तुरंत हटाओ और सरकारी जमीन का इस्तेमाल करने के एवज में एक भारी हर्जाना भी भरो। यानी एक तो सिर से छत छिन जाने का डर और ऊपर से एक भारी भरकम आर्थिक दंड चुकाने का दबाव। बिल्कुल। ये तो बहुत ज्यादा है। और दूसरा हमला इससे भी ज्यादा गंभीर होता है, जो है आपराधिक कार्रवाई। अच्छा। भारतीय न्याय संहिता, जिसे हम BNS कहते हैं, उसके तहत पुलिस में सीधे मामला दर्ज कर दिया जाता है। इस अवैध कब्जे को कानूनी भाषा में क्रिमिनल ट्रेसपास या आपराधिक अतिचार मान लिया जाता है। हाँ, मैंने स्रोत में पढ़ा था कि नए कानून आने से पहले ये भारतीय दंड संहिता की धारा 452 के तहत आता था। हाँ। और अब ये BNS की धारा 329(2) और 329(4) के तहत लागू होता है। जी बिल्कुल सही। ये धाराएं बेसिकली किसी संपत्ति में उसकी अनुमति के बिना घुसने और वहां बने रहने से जुड़ी हैं, है ना? हाँ, पर यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि इन आपराधिक धाराओं का असली मकसद हमेशा किसी को जेल भेजना नहीं होता। तो फिर FIR क्यों करते हैं? राजस्व अधिकारी अक्सर इन क्रिमिनल FIRs का इस्तेमाल केवल और केवल प्रभावित व्यक्ति पर एक भयंकर मनोवैज्ञानिक और कानूनी दबाव बनाने के लिए करते हैं। अच्छा, मतलब डराने के लिए? बिल्कुल। जब पुलिस का नाम आता है ना, तो इंसान अपने अधिकारों के लिए लड़ना छोड़कर बस समझौता करने के लिए गिड़गिड़ाने लगता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब प्रशासन दो तरफ से वार कर रहा हो, एक तरफ घर गिराने का बुलडोजर और दूसरी तरफ जेल भेजने की पुलिस, तो क्या सब कुछ खत्म हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या उस व्यक्ति के पास कोई कानूनी ढाल या सुरक्षा कवच है ही नहीं? देखिए, अगर केवल सजा देने के ही प्रावधान होते तो शायद कोई भी बच नहीं पाता, लेकिन कानून व्यवस्था इतनी भी क्रूर नहीं है। वो पात्र और जरूरतमंद लोगों को सुरक्षा भी प्रदान करती है। और यहीं पर हमारी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा सामने आता है, उम्ना धारा 67A। धारा 67A? जी। यह उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता का वह सुरक्षा कवच है जो किसी भी बेघर को उजड़ने से बचा सकता है। तो ये धारा 67A काम कैसे करती है, मतलब इसके पीछे का तंत्र क्या है? स्रोत के अनुसार ये धारा एक विशेष राहत है। ये कहती है कि यदि कोई पात्र व्यक्ति एक निश्चित कट ऑफ तिथि से, कट ऑफ तिथि, हाँ, जैसे कि दस्तावेज में वर्ष 2012 या उससे पूर्व का उदाहरण दिया गया है, तो अगर कोई उस तारीख से ग्राम सभा की भूमि पर काबिज है और वहां उसका घर बना हुआ है, तो प्रशासन उसे वहां से बेदखल नहीं करेगा। अरे बात, तो फिर क्या होगा? इसके बजाय वो जमीन उसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित या कानूनी रूप से बंदोबस्त कर दी जाएगी। मतलब सेटल कर दी जाएगी? जी। यानी जो जमीन पहले अवैध कब्जा मानी जा रही थी, सरकार उसे उसी व्यक्ति के वैध संपत्ति घोषित कर देती है। लेकिन रुकिए, मैं यहाँ एक बहुत स्पष्ट सवाल पूछना चाहूंगा। जी, पूछिए। मान लीजिए कोई बहुत प्रभावशाली इंसान है, उसके पास पहले से ही शहर में 2 फ्लैट हैं और गांव में एक आलीशान पक्का मकान है। वो अपनी राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल करके ग्राम सभा की एक बड़ी जमीन पर दीवार खड़ी कर लेता है, तो क्या वो भी कोर्ट में खड़ा होकर धारा 67A का फायदा उठा सकता है? नहीं, ये एक बहुत ही व्यावहारिक आशंका है, लेकिन कानून को इसी बात को ध्यान में रखकर ड्राफ्ट किया गया है। अच्छा, तो इसमें कोई रोक है? बिल्कुल। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि ये लाभ सिर्फ और सिर्फ पात्र व्यक्तियों के लिए है। इस कानून की नज़र में पात्रता की सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त यही है कि उस व्यक्ति के पास पहले से कोई पर्याप्त आवासीय सुविधा नहीं होनी चाहिए। समझ गया, मतलब बेघर होना जरूरी है। जी, अगर जांच में ये सामने आ गया कि व्यक्ति के पास पहले से ही पक्के मकान मौजूद हैं, तो उसे किसी भी कीमत पर धारा 67A का लाभ नहीं मिलेगा।
ये प्रावधान जमीन हड़पने वालों के लिए नहीं है, ये भूमिहीन परिवारों की छत बचाने के लिए है। ये स्पष्टता बहुत जरूरी थी। लेकिन एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा उलझ रहा हूँ। क्या हुआ? एक तरफ कोर्ट में जमीन के मालिकाना हक का केस चल रहा है और दूसरी तरफ पुलिस तो पहले ही बीएनएस के तहत क्रिमिनल केस या एफआईआर दर्ज कर चुकी है ना। हाँ, दोहरी तलवार जो हमने बताई थी। तो अगर राजस्व अदालत ये मान ले कि वो जमीन अब उस व्यक्ति की है, तो उस पुलिस वाले क्रिमिनल केस का क्या होता है? दोनों केस तो अलग अलग अदालतों में चलते हैं। तो क्या पुलिस का केस अपने आप खत्म हो सकता है? ये बहुत ही शानदार सवाल है और यहीं पे सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। आपराधिक अत्याचार या क्रिमिनल ट्रेसपास का बुनियादी सिद्धांत क्या है? यही ना कि आप किसी दूसरे की संपत्ति में बिना इजाजत घुसे हैं। एकदम सही। अब सोचिए, अगर राजस्व न्यायालय यानी एसडीएम कोर्ट धारा 67A के तहत ये आदेश पारित कर दे कि ये जमीन अब कायदे से आपकी ही है। हाँ। तो जैसे ही ये आदेश आता है, वो जमीन किसी दूसरे की रह ही नहीं जाती। अरे हाँ, जब जमीन आपकी अपनी होगी तो आप अपनी ही जमीन पर अत्याचार कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल। इसलिए जैसे ही राजस्व न्यायालय से व्यक्ति के पक्ष में फैसला आता है, वो आपराधिक मामला स्वतः ही अपना आधार खो देता है और बहुत आसानी से समाप्त करवाया जा सकता है। वाह, ये तो सच में एक बहुत बड़ा खुलासा है। यानी सारी लड़ाई का केंद्र पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि राजस्व अदालत होनी चाहिए। जी हाँ, सारा खेल वहीं का है। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जो कानूनी ढाल हमने अभी देखी वो किताबों में तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन असल अदालत में उसे साबित करना बिल्कुल एक अलग ही खेल है। बहुत बड़ा झमेला है कागजों का, है ना? ये खेल सिर्फ कुछ पन्नों या कागजों का नहीं है, बल्कि इस बात का है कि जमीन को नापा कैसे जा रहा है। बिल्कुल। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि अपना बचाव करने का सबसे मजबूत हथियार है सीमांकन या जमीन की पैमाइश की मांग करना। सीमांकन जी मतलब जमीन नापना। जी, इसे समझना बहुत जरूरी है। जब कोई लेखपाल रिपोर्ट बनाता है तो कई बार वो जल्दबाजी में या किसी पड़ोसी के कहने पर या जानबूझकर गलत नापी कर देता है। अच्छा। हाँ, वो किसी गलत स्थायी बिंदु को आधार मानकर फीता चला देता है और साबित कर देता है कि आपका घर ग्राम सभा की जमीन पर है। तो जब किसी को ये पक्का पता हो कि लेखपाल ने जानबूझकर गलत फीता चलाया है और उसकी जमीन ग्राम सभा की नहीं बल्कि उसकी अपनी पुश्तैनी आबादी की जमीन है, तो उसे क्या करना चाहिए? ऐसे में उन्हें हार नहीं माननी चाहिए। ये तो बिल्कुल क्रिकेट में अंपायर के उस गलत फैसले की तरह हो गया, जहां अंपायर ने आउट दे दिया हो, लेकिन खिलाड़ी को पूरा यकीन है कि गेंद बैट पे नहीं लगी। बिल्कुल सही तुलना है। ऐसे में खिलाड़ी चुपचाप पवेलियन नहीं लौटता, वो डीआरएस या थर्ड अंपायर की मांग करता है। और राजस्व मुकदमों में यही थर्ड अंपायर सीमांकन की प्रक्रिया है। जब लेखपाल की रिपोर्ट पर शक हो तो प्रभावित व्यक्ति को अदालत में सीधे ये मांग करनी चाहिए कि स्थल का सही तरीके से सीमांकन कराया जाए। मतलब दोबारा नापियो। जी, बचाव पक्ष के वकील को उस लेखपाल से अदालत में तीखे सवाल पूछने चाहिए कि आपने जमीन नापने की शुरुआत कहाँ से की, आपका आधार बिंदु क्या था। अगर रिपोर्ट में खामी मिलती है तो अदालत से ये गुजारिश की जाती है कि किसी दूसरे इलाके के लेखपाल या किसी वरिष्ठ अधिकारी की टीम से उस जमीन की दोबारा पैमाइश कराई जाए। और अगर दोबारा नापी में सच सामने आ जाए तो? कई बार जब सही तरीके से नापी होती है तो पता चलता है कि वो जमीन तो ग्राम सभा की थी ही नहीं, वो तो गांव की पुरानी आबादी की जमीन थी। और जैसे ही ये साबित होता है, प्रशासन का पूरा केस ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। क्या बात है। लेकिन अपनी बात साबित करने के लिए सिर्फ नापी ही काफी नहीं है ना, कागज भी तो चाहिए होंगे। स्रोत में कई तरह के दस्तावेजों का जिक्र है, जैसे खतौनी, खसरा, शजरा। हाँ, ये शब्द थोड़े अजीब लग सकते हैं। सच कहूं तो एक आम इंसान के लिए शब्द किसी विदेशी भाषा जैसे लग सकते हैं। इन्हें बहुत ही आसान शब्दों में समझा जा सकता है। खतौनी दरअसल जमीन का वह रजिस्टर है जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि किस जमीन का मालिक कौन है। अच्छा, तो वो ओनरशिप बताता है। जी। खसरा उस जमीन की पूरी जन्म कुंडली है जिसमें दर्ज होता है कि जमीन पर क्या बोया जा रहा है या वहां कोई घर तो नहीं बना है। और शजरा गांव का एक आधिकारिक नक्शा होता है, जैसे किसी ड्रोन से ली गई तस्वीर को कागज पर रेखाओं में उतार दिया गया हो। इसमें हर खेत और जमीन की सीमाएं तय होती हैं। इन दस्तावेजों की सही जानकारी केस की दिशा बदल सकती है। और स्रोत ये भी कहता है कि पुराने बिल और रसीदें सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं,
वो भी बहुत काम आते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए प्रशासन कहता है कि आपने ये घर पिछले साल बनाया है, लेकिन आपके पास साल 2010 का बिजली का बिल, पानी का बिल या मकान के टैक्स की पुरानी रसीद रखी है। तो वो सबूत बन जाएगा। हाँ, वो पुराना बिल अदालत में इस बात का अकाट्य प्रमाण बन जाता है कि वो घर वहाँ 1 दशक से भी ज्यादा समय से मौजूद है। प्रशासन अचानक नींद से जागकर पुरानी बसी हुई आबादी को उजाड़ नहीं सकता। सही बात है। इसके अलावा पुराना आधार कार्ड जिस पर उस घर का पता हो या पुराने पड़ोसियों की गवाही भी बहुत काम आती है। अच्छा, एक और बात जो स्रोत में बताई गई वो ये है कि जब एफआईआर होती है तो लोगों को लगता है कि अब तो पुलिस आकर गिरफ्तार कर ही लेगी। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसका फायदा उठाया जाता है। ऐसा क्यों? स्रोत स्पष्ट करता है कि क्रिमिनल ट्रेसपास के ये मामले आमतौर पर जमानती अपराध की श्रेणी में आते हैं। जमानती अपराध? बिल मिल सकती है। जी हाँ, इसका मतलब है कि व्यक्ति को न्यायालय से नियमित प्रक्रिया के तहत अपना बेल बॉन्ड भरकर आसानी से जमानत मिल सकती है। डर कर भागने की कोई जरूरत नहीं होती। तो अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इन विवादों में आधी लड़ाई सिर्फ सही प्रक्रिया का पालन करके और बिना डरे लड़ी जा सकती है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, सिद्धांत और कागजों की बात तो बहुत हो गई। जरा उस स्थिति के बारे में सोचिए जब असल में किसी के दरवाजे पर प्रशासन का नोटिस आ ही जाता है। उस समय जमीनी स्तर पर क्या व्यावहारिक रणनीति अपनानी चाहिए? स्रोत इस बारे में एक बहुत ही स्पष्ट और सीधी गाइडलाइन देता है। वो क्या है? सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है, उस नोटिस को कभी भी नजरअंदाज मत कीजिए। अक्सर लोग डरकर उसे छुपा देते हैं। हाँ, कई बार ग्रामीण सोचते हैं कि अगर हम चुपचाप बैठ जाएंगे तो शायद बात टल जाएगी या अधिकारी भूल जाएंगे, लेकिन कानून में ऐसा नहीं होता। तो क्या होगा अगर वो कुछ न करें? अगर तय तारीख पर व्यक्ति अदालत में पेश नहीं होता है तो जज उसके बिना ही फैसला सुना देंगे। इसे एक्स पार्टे या एक तरफा आदेश कहते हैं, जो हमेशा प्रशासन के पक्ष में ही जाएगा। इसलिए जैसे ही नोटिस मिले उसकी एक कॉपी लें, केस नंबर नोट करें और एक योग्य वकील के माध्यम से तुरंत अपना लिखित जवाब दाखिल करें। बिल्कुल सही। लेकिन अगर ऐसा लगे कि प्रशासन जवाब सुनने से पहले ही बुलडोजर लेकर आने वाला है, तब क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में तुरंत किसी उच्च अधिकारी जैसे कमिश्नर या अपीलीय न्यायालय में जाकर स्टे या स्थगन आदेश की मांग करनी चाहिए। स्टे मिलने से क्या होता है? स्टे का मतलब है कि जब तक मामले की पूरी सुनवाई नहीं हो जाती तब तक प्रशासन कोई तोड़फोड़ नहीं कर सकता। और अगर मान लीजिए तहसीलदार आपके खिलाफ भी आदेश दे दे, तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास अपील करने, रिवीजन फाइल करने और हाई कोर्ट तक जाने के पूरे रास्ते खुले हुए हैं। इसके साथ ही स्रोत दस्तावेज के सबसे व्यावहारिक हिस्से में कुछ ऐसी गलतियों की सूची दी गई है जो किसी भी इंसान को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। वो भी बहुत जरूरी है। जी, जैसे कि अदालत की दी गई कोई भी तारीख कभी मिस ना करें। किसी भी राजस्व अधिकारी के दबाव में आकर किसी सादे या खाली कागज पर हस्ताक्षर तो कतई ना करें। हाँ, ये बहुत लोग करते हैं। और अपने केस को मजबूत दिखाने के चक्कर में कोई नकली या फर्जी कागजात अदालत में ना दें, क्योंकि जिस दिन वो पकड़ा जाएगा आपका सही केस भी हमेशा के लिए खारिज हो जाएगा। और तो और जेल भी हो सकती है। बिल्कुल। और जब सरकारी टीम पैमाइश करने आए तो उनसे लड़ाई झगड़ा या हाथापाई ना करें, क्योंकि इससे एक नया क्रिमिनल केस बन सकता है। और सबसे अहम बात, मतलब जब तक कानूनी विवाद चल रहा हो, अपनी जमीन की बाउंड्री या घर को और आगे बढ़ाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ये वो बुनियादी गलतियां हैं जो किसी भी अच्छे और मजबूत मामले को पलक झपकते ही कमजोर कर देती हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बात बहुत गहराई से उभर कर आती है। ग्राम सभा की जमीन के जो विवाद हैं, ये केवल ईंट पत्थर या खेत की मेड़ के विवाद नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं बड़े हैं। ये असल में ग्रामीण भारत में अधिकारों, प्रशासनिक शक्तियों के संतुलन और सबसे बढ़कर गरीब के अस्तित्व की लड़ाई है। राजस्व अधिकारियों के बेदखली के नोटिस और पुलिस की एफआईआर पहली नजर में किसी को भी डरा सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने स्रोत के माध्यम से समझा, सही दस्तावेजों का रखरखाव, सीमांकन की दृढ़ मांग और धारा 67A का सही ज्ञान इस पूरे भारी भरकम प्रशासनिक दबाव की हवा निकाल सकता है। बिल्कुल। कानून की जानकारी ही इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी इंसान का सबसे बड़ा बचाव है। अत्यधिक तनाव लेने या घबराने की बजाय प्रक्रियाओं का धैर्यपूर्वक और सही तरीके से पालन करना चाहिए। चर्चा हमें वापस उसी एक्सरे वाली बात पर ले आती है। जमीन के कागजात और विवाद उस एक्सरे की तरह सीधे और स्पष्ट नहीं होते। यहाँ सतह के नीचे बहुत सी परतें हैं, बहुत सी कहानियां हैं। और ये पूरी स्थिति एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है। ज्ञान और कानून का सही तालमेल तो जरूरी है,
लेकिन हमें उस व्यवस्था को भी देखना होगा जो ये विवाद पैदा कर रही है। बिल्कुल, और यही वो गहरा विचार है जिसके साथ हम आज इस चर्चा का समापन करना चाहेंगे। सुनने वालों के लिए ये एक सोचने का विषय है। जरा गौर कीजिए। अगर हमारे अपने कानून में धारा 67A जैसे मजबूत प्रावधान पहले से मौजूद हैं, जो लंबे समय से रह रहे भूमिहीन और मजबूर लोगों के घरों को नियमित कर सकते हैं, उन्हें उजड़ने से बचा सकते हैं, तो फिर प्रशासन द्वारा बार-बार इतनी बड़ी संख्या में जारी होने वाली ये बेदखली के नोटिस और दर्ज होने वाली क्रिमिनल FIR का असली मकसद क्या है? सोचने वाली बात है। क्या ये वाकई केवल सरकारी जमीन को बचाने के लिए है, या फिर हमारी ग्रामीण भूमि प्रबंधन प्रणाली में ही कोई ऐसी गहरी अनदेखी खामी है जो कानून की इस अस्पष्टता का इस्तेमाल सबसे कमजोर और वंचित लोगों के खिलाफ एक हथियार के रूप में कर रही है? जी। कागजों की इस उलझी हुई भूल-भुलैया में सच्चाई अक्सर फाइलों के सबसे निचले हिस्से में दबी होती है। व्यवस्था की इन परतों के बारे में सोचिएगा जरूर।